हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन। और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए तो बिना देरी क्यों स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। देख लीजिए इसमें हमको क्या दे रखा है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 1 = 0 आर। देखिए आपको क्या बताना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं वो आपको बताना है ना। रेशनल या डिस्टिंक्ट है, नॉट रियल है, रेशनल और डिस्टिंक्ट है, रियल एंड इक्वल है। देखिए तो इसके लिए हम क्या निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिससे हम उसका नेचर बता सकें कि क्या नेचर है। ठीक हो, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता था, d² = b² - 4ac। ठीक है, तो अगर यहाँ से कंपेयर करें, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो देखो b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर -4ac, तो 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 1 = 4। ठीक है, यानी जो रूट आएगा आपका, सॉरी d जो आएगा वो हमारे पास 5 आएगा, जो कि क्या ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और जब ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते थे। ये 3 कंडीशन पढ़ रखी थी ना हमने, कि अगर हमारे पास d क्या ग्रेटर देन 0 हो तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं, d = 0 हो तो हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, या d लेस देन 0 हो तो हमारे पास नो रियल रूट्स होते थे। तो हमारे पास क्या ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। ठीक है, जो हमारे रूट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे जैसे नॉट रियल बोला तो ये वाला तो हो नहीं सकता, रियल एंड इक्वल, तो इक्वल भी नहीं हो सकता। इक्वल टू कब आता है, जब d = 0 आता है। अब देखिए हमारे पास बचते हैं 2, एक हमारे पास दे रखा है इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट और रेशनल और डिस्टिंक्ट। तो ये तो कंफर्म है कि डिस्टिंक्ट तो रहेंगे हमारे पास, ये वाला ऑप्शन तो नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं रूट इरेशनल रहेंगे या रेशनल रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा, तब हम बता सकते हैं ये इरेशनल है या रेशनल है। देखिए तो हमारे पास रूट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, -b ± b² - 4ac, ये रूट में रहता है, / 2a। ठीक है, अगर हम यहाँ से रूट निकालें तो -b की वैल्यू तो कितनी है, 1 है, प्लस b², तो b² - 4ac की वैल्यू तो हम पूरी निकाल चुके हैं, कितनी आई है, 5 आई है। तो ये आ जाएगा रूट के अंदर ना, ये रूट लगा है, / 2a, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। देखो तो एक रूट आ जाएगा यहाँ से -1 प्लस √5/2, और एक आ जाएगा -1 - √5/2, है ना। यानी कि दोनों कंडीशनों में आपका जो रूट आएगा वो किस में आएगा, रूट की कंडीशन में आएगा। तो देखो यहाँ पे √5 का तो कोई इसका रूट होता नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 का इसका रूट होता है, हम 3 निकाल लेते बाहर इसको, है ना, ये तो बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है, तो हमारे पास किस में आएगा, जो भी रूट्स आएंगे वो किस में आएंगे, हमारे पास इरेशनल फॉर्म में आएगा, है ना, क्योंकि √5 हमारे एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो रूट्स रहेंगे इसके वो कैसे रहेंगे, इरेशनल और डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दे रखा है, इफ थीटा = 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 3tan θ इज। अब देखिए थीटा की वैल्यू देगी 30 डिग्री, 3tan θ निकालना, ये तो आसान है ना, इजीली बता दोगे। tan θ यानी कि tan यहाँ पे 30 डिग्री है, तो 3tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो हमारे पास 3 × 1 = 3, आंसर क्या आ जाएगा, 3/√3। तो देखो यहाँ पे तो इतने में आंसर दे रखा है, यहाँ पे 3/√3, ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा। ठीक है, हो सकता है कभी ऑप्शन चेंज हो जाए तो आप कभी कभी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 3/√3, √3 से हमें रेशनलाइजेशन कर लेते हैं तो क्या आ जाता है, 3 ऊपर √3 आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल, नीचे 3 से 3 कैंसिल। अगर कहीं पे √3 भी दे रखा होता तो वो भी ऑप्शन इसका राइट होता। ठीक है, तो आपका जो अभी जो ऑप्शन रहेगा वो आपका 3/√3 रहेगा। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमको क्या दे रखा, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 396/7 cm3। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए आपको वॉल्यूम दे रखा है एक सॉलिड हेमिस्फीयर का, आपको उसका टोटल सरफेस बताना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। देखिए हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का, वो क्या होता है, 2/3 πr³, जो कि आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 396/7। अब देखो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो बस। तो देखो 2/3 पाई की वैल्यू होती है 22.7, यहाँ पे r³ का r³ और यहाँ पे कितना है 396/7। देखिए 7 दोनों तरफ है, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमको r³ की वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r³ यहाँ पे बचा 396, ये 3 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 2 और 22 मल्टीप्लाई में थे, इधर आके डिवाइड में आ गए। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं
तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 2 से अगर इसको कैंसिल करें हम, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 19 में से 1 बचेगा, 2 8 जा 16, है ना, 198। ये हमारा 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 8 बचेगा, 11 8 जा 88। तो 2 से ये 18 भी कैंसिल 9 बार में, यानी 9 3 जा 27। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, आर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर लेते हैं अपन, देखो हमारे पास तो आर क्यूब इक्वल टू 27 आया। तो 27, इसको 3 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 ही होता है। तो आर की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकल जाएगी, 3, है ना, क्योंकि ये 3 का क्यूब होता है। तो आर तो हमारा निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो लेटरल सरफेस एरिया होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और टोटल सरफेस होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालें इसका तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। निकाल लो इसको। 3 पाई की वैल्यू होती है 22.7, पाई की वैल्यू उतनी दे रखी है ना, इसमें पुट तो हाँ इसमें पुट करना पड़ेगा अपने को। चलिए देखो, तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आर, तो हमारे पास आर है कितना, 3 इंटू 3, है ना, क्योंकि स्क्वायर लगा इसलिए हमने 2 टाइम्स लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 22 कर लेते हैं अपन। तो 27 इंटू 22, तो 2 7 जा 14, 54, हाँ 14 का 4 हो जाएगा, है ना, 54 ही आएगा, 2 2 जा 4, हाँ 54, ठीक है। और इसको भी वही 54 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो 4 का 4, 4 5 9, और यहाँ पे 594, और नीचे 7, तो 594/7, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें 594, ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14 वाला। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इन अ बैग कंटेनिंग 24 balls, 4 are blue, 11 are green and the rest are white. One ball is drawn at random. The probability that drawn ball is white in color. देखिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन काफ़ी आसान रहते हैं वैसे भी, देखो क्योंकि एक ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। देखो टोटल बॉल आपके 24 दे रखी हैं, जिसमें से 4 ब्लू हैं, 11 ग्रीन है, तो जो बाकी बची वो वाइट हैं। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा, वाइट कितनी बचेंगी, देखिए 4 11 हमारा हो जाएगा 15, 24 में से हम टोटल ये ब्लू और ग्रीन को माइनस कर देते हैं, जो बचेगी वो वाइट और निकल जाएंगे। तो 24 में से अगर हम 15 माइनस करें कितना बचेगा, 24 में से 15 जाएगा तो बचेगा 5 और 4 9 बचेगा आपके पास। तो देखो हमारे पास कितना है, 24 है टोटल, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। इसको सॉल्व यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 8 24, यानी आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 3/8, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए हमको क्या दे रखा है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 एंड -5 इज। अब देखिए आपको क्या बताना है, ये जो पॉइंट दे रखा है ना, इस पे एक्स एक्सिस पे नियरेस्ट पॉइंट बताना है कौन सा रहेगा, ठीक है, इस पॉइंट से। देखिए अब एक चीज़ तो आपके पास ये सिंपली आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, है ना, इसका इसमें ये वाले में चारों में आप क्या डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, वहाँ से भी आपको डिस्टेंस निकल जाएगी, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा नियरेस्ट पॉइंट है, ठीक है। या एक ऑप्शन हमारे पास और है, हम ग्राफ बना कर रहे हैं, तो ये आसान ऑप्शन रहेगा, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से भी समझ में आएगा। देखिए पॉइंट है आपके पास -4 और -5, देखिए कैसे आपको देखो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटा सा ग्राफ बनाया जिसमें हमने यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, नीचे कितना हो जाएगा, -1, है ना, -2, -3, -4 और -5, है ना, सिमिलरली प्लस में ऊपर हो जाएगा। देखो हमारे पास क्या है, हमको पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे वाई के कोऑर्डिनेट तो 0 रहते हैं, है ना, सब में ही है 0, तो ठीक है। तो -4 और -5 कहाँ पे आएगा, देखो -4 इसका और -5 इसका, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा, -4 और -5, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारे पास पॉइंट है। अब इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं वो कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो 0 0, तो 0 0 तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दे रखा है -4 0, तो -4 ये और 0 इसका, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली हमको दे रखे हैं कौन से पॉइंट, -5 0 और √41 0, -5 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और √41 यानी लगभग 6 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा ना, 6 6 36 होता है, तो इधर कहीं पे आएगा एक पॉइंट। देखो अब मुझे आप फिगर में से देख के आप बता सकते हो कौन सा नियरेस्ट पॉइंट रहेगा इसके। देखो ये पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ये पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ये पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ तक है, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे। देखो पास वाला कौन सा रहेगा, यही वाला रहेगा ना सबसे ज़्यादा पास,
क्योंकि देखो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा, है ना, ये एज अ हाइपोटेनस रहेगा। हमको मालूम सबसे नियरेस्ट वाली कौन सी वैल्यू रहेगी, ये वाली, ठीक है। तो देख के आप इजीली बता सकते हो, तो -4 और 0 आपका सबसे नियरेस्ट पॉइंट रहेगा -4 और -5 के, ठीक है। यानी कि आपके पास में ऑप्शन ये वाला बी वाला इसका राइट रहेगा, है ना। तीनों का कंटिन्यूसली बी भी आ रहा है आपका। चलो अब देख लेते हैं अपन थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। देखिए तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो आप तो वैसे ही बता दोगे मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सा डाटा देता है, मीडियन, मीन, रेंज या मोड। तो मीडियन में आता है, मिडिल वाली वैल्यू इसी में निकालते हैं हम, ठीक है। तो ये तो आपको अगर आपने पढ़ रखा है तो बेसिक से भी अच्छे से वैसे ही बता दोगे आप लोग, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए 17 वाला देख लेते हैं। इसमें हमको क्या दे रखा है, अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 1:2। द पॉइंट इज, आपको क्या बताना है, पॉइंट बताना है जो कि क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमको मालूम वाई के कोऑर्डिनेट 0 रहते हैं, है ना। हमको पॉइंट जो बताना है वो कहाँ पे बताना है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और ये दो पॉइंट है ए बी जो कि इसको डिवाइड कर रहे हैं 1:2 में। तो देखो एक्स एक्सिस अगर वर्ड आ गया तो वहाँ से इसका मतलब हमको ये तो समझ में आ जाएगा वाई के कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे। यानी देखो अगर हम देखें यहाँ से तो वाई का यहाँ पे तो ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो सकता, है ना। हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, या तो ए वाला रहेगा या सी रहेगा। 4-0 आएगा या तो 3-0 आएगा जिसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 रहते हैं। अब हम निकाल के देख लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, हमारे पास पॉइंट है ए 2 - 3, देखो ये इस टाइप का, जैसे ए दे रखा है हमारे पास 2 - 3 और यहाँ पे बी है हमारे पास, बी पॉइंट क्या दे रखा है हमको 5 और 6, ठीक है। बी दे रखा है हमको 5 और 6 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है पी, ठीक है, जो कि इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक्स, और वाई के तो 0 रहेंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो हमको सिर्फ ये एक्स की वैल्यू निकालना है, वाई की निकालने की जरूरत नहीं। तो सेक्शन फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ना, तो वाई की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्टली एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है हमारे पास, m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, ठीक है। m1 और m2 क्या होता है, ये हमारे रेशियो होते हैं, ये m1 ये m2, ये x1, ठीक है, और ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो बस यहाँ पे। देखो m1 कितना है 1 और x2 कितना है 5, तो 1 × 5 प्लस फिर m2 कितना है 2 × फिर x1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 × 1 = 5, 2 × 2 = 4/3 यानी 5 और 4 हो जाएगा 9/3। 3 से ये कैंसिल 3 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू आ गई 3 और y की तो 0 थी, यानी कोऑर्डिनेट जो आएंगे हमारे पास कितने आएंगे 3 और 0 आएंगे। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन में देखा था ये हमने, सी वाले में। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में हमको क्या दे रखा है, a card is drawn from a well shuffled deck of playing card. The probability of getting red फेस कार्ड इज, ठीक है। आपके पास एक वेल शफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड है, तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, रेड फेस कार्ड की। देखिए अब प्लेइंग कार्ड के बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हमारे पास रेड फेस कार्ड की निकालना है हमको। देखो सबसे पहले तो हमको मालूम है हमारे पास टोटल 13 के 4 सेट होते हैं। एक तो डायमंड का होता है, एक हार्ट का होता है, एक स्पेड का और क्लब का, है ना। जिसमें हमारे पास क्या, देखो फेस कार्ड कौन कौन से हमारे होते हैं, जेक, क्वीन और हमारे पास कौन सा होता है, हमारे पास जेक, क्वीन और उसके बाद एक और कौन सा होता है हमारे पास, किंग, ठीक है। तो जेक, क्वीन और किंग के ये हमारे पास होते हैं टोटल 3 फेस कार्ड। तो देखो हर एक में होते हैं जेक, किंग, क्वीन, है ना। यहाँ पे भी जेक, किंग, क्वीन हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी टोटल आपके पास टोटल जो कार्ड होते हैं फेस कार्ड 12 होते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, आपको बताना है सिर्फ रेड फेस कार्ड, है ना। यहाँ पे बताना है सिर्फ रेड फेस कार्ड। तो रेड कौन से होते हैं हमारे, डायमंड के और हार्ट के, है ना। ये तो हमारे ब्लैक होते हैं। तो टोटल जो फेस कार्ड रहेंगे हमारे पास रेड के वो कितने हो जाएंगे हमारे पास 6, है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यानी टोटल हो जाएंगे हमारे पास 6 जो कि रेड के फेस कार्ड रहेंगे। टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, ठीक है। तो फेवरेट आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, इसको कैंसिल कर लो। 2 3 या 6 और इसको कैंसिल करेंगे 2 2 4, 2 6 12 यानी कि 3/26 इसका आंसर आएगा।
ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन भी। बस इसमें थोड़ा सा 3.20 ये वाला डी वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा। बस थोड़ा सा आपको कार्ड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप तैयार करके रखना, कार्ड के बारे में अच्छे सारी चीज़ समझ लेना। मैंने पिछली वीडियो में समझाई ये सारी चीज़ें कार्ड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी ईजिली हो गया आपका। अब आता है आपके मेन क्वेश्चन जो कि है असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन, है ना। ये दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, जो कि असर्शन और रीजन बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए, जिसको असर्शन रीजन नहीं समझ मालूम है कैसे होते हैं, क्या चीज़ होती है, तो उनको पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई डायरेक्शन बताई रखी है वैसे भी आपको। देखो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, A B C D, है ना। यहाँ पे आपको 2 चीज़ दे रखी है, तो एक असर्शन और एक रीजन, ठीक है। आपको क्या करना है, एज इनको 2 क्वेश्चन की तरह लेके चलो। आप क्या करो, असर्शन को एक बार पढ़ो, है ना, उसको देखो वो सही है या नहीं है, उसका रीजन देखो वो सही है या नहीं है। अगर हमारे पास क्या है, असर्शन सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन दे रखा है वो असर्शन, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, उसी के बेस पे दे रखा है, उसी का रीजन बता रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास ऑप्शन ए वाला राइट रहेगा, है ना। जिसमें क्या है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं। जो रीजन आर होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है असर्शन ए की, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास हमने दोनों स्टेटमेंट पढ़ी, दोनों अपने आप में सही है, बट क्या है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा होता, यानी कि उसका रीजन नहीं होता ये, तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा ना। यहाँ पे ले रखा है बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है, समझ में आया। अगर हमारे पास हमने असर्शन रीजन पढ़ने के बाद हमने देखा अगर हमारा असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला रहेगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो सी वाला ऑप्शन। और डी कब रहेगा हमारे पास, जब असर्शन हमारा फॉल्स रहेगा और रीजन हमारा ट्रू रहेगा, तो हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यदि दोनों में से एक भी नहीं है ना, है ना, यानी फॉल्स है, तो आप क्या कर सकते हो, सी और डी एक में से देख सकते हो इजीली, ठीक है। अगर मान लो हमने देखा असर्शन अगर हमारा क्या है यहाँ पे फॉल्स आ गया, तो ऑब्वियस बात है आपका डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, या हमारा रीजन फॉल्स आ गया तो हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो असर्शन रीजन से रिलेटेड आपको ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो समझ में आ गए। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ से देखिए सबसे पहले 19 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको असर्शन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, HCF ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है जो स्टेटमेंट दे रखी है वो सही भी है या नहीं। ये क्या बोल रहे हैं, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का जो HCF होता है हमेशा 2 होता है। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन कौन से होते हैं, एक के बाद एक जो नंबर आते हैं, ठीक है। तो इवन बोल रहा है तो इवन जैसे हमने 2 लिखा है, 2 के बाद 4 आता है। मान लो हमने 10 बोला तो 12 आता है, 16 बोला तो 18 आएगा उसके बाद इवन नंबर, ठीक है। तो कोई भी 2 ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 2 और 4 लिया, इसका अगर हम HCF निकालेंगे तो देखो 2 का फैक्टर तो 2 ही निकलेगा, 4 का फैक्टर 2 × 2 है ना, 2 का फैक्टर 2 ही रहेगा, 4 के फैक्टर 2 × 2 हो जाएगा। यानी HCF कितना आएगा इसका, जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही हमारे HCF कहलाते हैं। तो इनका तो HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे 8 और 10 ले लिया हमने यहाँ पे। तो 8 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 × 2 × 2। 10 के फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 × 5। तो देखो यहाँ पे भी जो HCF आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब जो HCF आ रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का वो तो 2 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो असर्शन है वो तो सही है, ठीक है। चलिए अब दूसरा रीजन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। जो भी इवन नेचुरल नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। ये भी हमको पता है कि जो भी जितने भी इवन नेचुरल नंबर रहेंगे वो 2 के टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8 सब 2 के टेबल में आते हैं, सब 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। अब देखिए अब बात आती है ये क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, दोनों तो ट्रू तो हो गए, इतना तो कन्फर्म है। अब यहाँ से आपको सिर्फ ये देखना है ये क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। देखो अगर यहाँ पे देखो बात की गई है HCF की, यहाँ पे बात की गई हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे इवन नंबर बोला, यहाँ पे भी इवन नंबर बोला, तो ये इसी का रीज़न है। देखो यहाँ पे अगर ये स्पेसिफिकली बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव की या HCF की तो हम बता सकते हैं। देखो एक सिंपल सी स्टेटमेंट है ना, कि जो इवन नेचुरल नंबर होता है 2 से डिविजिबल होता है, सबको पता है ना। यहाँ पे लेकिन जो इवन नंबर थे वो हमारे पास कैसे थे, कॉन्जिक्यूटिव थे। यहाँ पे सिंपली इवन नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे कुछ HCF की बात की गई होती, कॉन्जिक्यूटिव की बात की गई होती, फिर हम बोल देते हैं हाँ कि ये इसी का रीज़न दे रहा था। बट यहाँ पे दे रहा है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, अपने आप में सही है बट ये उससे रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमारे पास क्या रहेगा, इसका बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, है ना। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर हमारे पास ऐसा दे रखा हो कि दोनों सही हो, बोथ असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, बट रीजन जो है आर जो है वो हमारे पास नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए 20 में क्या दे रखा है, असर्शन में हमको क्या दे रखा है, इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस टू इट्स हाफ एंड इट्स एंगल इज डबल देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स द सेम।
यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो रेडियस ऑफ सेक्टर है वो क्या करें हम, यदि हम हाफ कर दें और एंगल को डबल कर दें तो जो पेरीमीटर रहेगा उस सेक्टर का वो सेम रहेगा। अब पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन अच्छे समझो, इसका अससन हम पहले देखते हैं ये सही है या नहीं है। देखो सबसे पहले सेक्टर समझो, सेक्टर क्या होता है, जैसे ये सर्कल है ना, यहाँ पे जैसे मान लो ये 2 रेडियस है, तो ये वाला जितना एरिया है ना ये वाला, ये क्या कहलाता है आपका सेक्टर कहलाता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये क्या बोल रहे हैं कि देखो फॉर एग्जांपल इसकी रेडियस हमने आर मान ली है ना, स्टार्टिंग में इसकी रेडियस हमने आर मान ली और जो एंगल हमने मान लिया यहाँ पे जो बन रहा है वो हमने मान लिया थीटा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इसकी रेडियस को हाफ कर दें, रेडियस को यदि हमने क्या कर दिया हाफ कर दिया और जो एंगल था उसको डबल कर दिया। ठीक है ना, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये एंगल को डबल कर दिया, जब भी इनका जो रहेगा क्या बोल रही है पेरीमीटर जो रहेगा वो रिमेन सेम। ठीक है, तो सबसे पहले पेरीमीटर निकाल के देख लेते हैं अपन। देखो क्या होता है, ये होती है लेंथ ऑफ आर्क और ये हो गई रेडियस हमारे पास। तो देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का सम निकालें तो आर प्लस आर, ये हो जाएगा कितना हमारे पास 2r, और इसका अगर पेरीमीटर निकालें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आर्क होता है, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है θ/360 इंटू 2πr, है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है। देखो और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे निकालें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे भी r/2 यानी कि 2r/2 हो जाएंगे, और प्लस में थीटा की जगह पे अब कितना रखेंगे हम 2 थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई, और आर की यहाँ पे कितना हो जाएगा r/2। जो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कैंसिल होकर 2 बन जा 2, ये 180 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2r प्लस थीटा 180 इंटू यहाँ पे आ रहा है पाई आर, और इसको यदि हम साथ में सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा r प्लस यहाँ से देखिए ये 2 से ये भी 180 बार में कैंसिल हो जाएगा इसी की तरह, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना बच रहा है थीटा और अपॉन 180 इंटू में क्या आ रहा है पाई आर, यहाँ पे पाई आर आ रहा है। तो देखो अगर हम देख रहे हैं ध्यान से, पूरा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो भाई, करने की जरूरत नहीं है। देखो थीटा 180 इंटू पाई आर, थीटा 180 पाई आर, ये तो बस सेम है, बाकी यहाँ पे देखो आप 2r लिखा हुआ है और यहाँ पे r लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर ले तो ऑब्वियस बात ये ज़्यादा आएगा, है ना, क्योंकि ये 2r है और ये सिंगल r है हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो पेरीमीटर हो रहा है वो सेम तो नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो अससन है वो हमारा क्या है फॉल्स है। ठीक है, हमारा जो पेरीमीटर है वो सेम नहीं है। इसका मतलब तो देखो आप देख के बता सकते हो अससन फॉल्स एक ही कंडीशन में होता है, जिसमें रीजन आपका ट्रू होता है, डी वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा। फिर भी हम एक बार क्या कर लेते हैं, इसका जो हमारे पास क्या है इसका रीजन वो थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर हम उसके बेसिस पे आगे देखेंगे। देखो ये रहा इसका रीजन, इसमें क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज दिस पाई आर थीटा अपॉन 180। देखो तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, अभी हमने देखा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इसको अगर कैंसिल कर लेते तो ये कितना आ रहा था 180, ऊपर कितना बच रहा था थीटा पाई आर अपॉन 180, और यही चीज़ हमको देखो यहाँ पे दे रखी है पाई आर थीटा अपॉन 180। इसका मतलब रीजन हमारा सही है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बता दी थी। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन रहेगा 20 का, वो वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब बाकी किसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर इस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देख लें। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।